आप लोग फसल पढ़े थे, है ना। फसल पढ़ने के बाद फसल चक्र को पढ़ना है ना। ये क्रॉप रोटेशन इसकी इंग्लिश होती है। फसल बताए थे ना, कुछ बताए थे फसल में, क्या बताए थे? सब फसल क्या होती है, फसल कैसे प्रकार होती है और उनका आर्थिक क्या महत्व है, इतना ये सब सारी चीजें होगी। देखिए ये फसल चक्र जो आपकी हेडिंग पड़ी है, फसल चक्र का मतलब होता है कोई फसल आप उगाए हैं, उगाने के बाद नेक्स्ट जो फसल आती है उसको बोया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? फसल चक्र। इससे कुछ हानि होगा या लाभ होगा? कुछ फायदा होगा? क्या लाभ होता है? क्या? सब मिट्टी हमारी उपजाऊ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जैसे पहली फसल रहती है तो उसमें जो दवाई डालते हैं उसका असर रहता है, तो दूसरी फसल को भी फायदा होता है। दवा डाली जाती है, उर्वरक डालते हैं, दवाई भी छूटी जाती है। जी दवा भी डाली जाती है ताकि उसमें जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीट पतंगे सब उसको इन्फेक्टेड करते हैं लीफ को या उसके सीड को, है ना। वो भी फायदा होता है। खरपतवार भी उसी के साथ जब नई खेती की जाती है उसी के साथ साथ उसका खरपतवार भी उसके साथ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एक लाइन इसमें लिखिएगा फसल चक्र होता क्या है। किसी खेत में एक निश्चित समय में किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोने की, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। जिससे खेत की उर्वरक शक्ति नष्ट न हो। सर फसल चक्र कहते हैं, इसलिए आप फिर से बोल दीजिए। एक बार फिर से रिपीट करते रहे हैं। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं, जिससे खेत की उर्वरक शक्ति नष्ट न हो पाए। अर्थात फसल को निश्चित समय पर अदल बदल कर बोना चाहिए। फसल चक्र के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसमें लिखिएगा फसलों से अच्छी, काहे हंसती हैं? नहीं हंसती।
हंसना नहीं चाहिए। जब तक क्लास चलती है तब तक क्लास में जो है क्या हंसना नहीं चाहिए। उसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर आपके तरफ से अगर उद्दीपन पढ़ी है ना, स्टिमुलस जो होता है, अगर आपके तरफ से फीडबैक अच्छा नहीं आता है तो इधर से जो दिमाग का एक कंसंट्रेशन होता है ना तो भंग होता है बीच में से। अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती या कहीं पर कोई त्रुटि हो रही है तो उसको बताइए और हंसना नहीं चाहिए। आपके लिए जैसे डीएलएड में एक लड़की थी, एक मेरी बात सुनिएगा, एक लड़की थी, नाम नहीं लिखेंगे, वीडियो चल रहा है, जहाँ पर पढ़ाते थे प्रीवियस मैथ उसका अच्छा था, तरह तरह के सवाल खोज खोज करके लाती थी, टीचरों को परेशान करती। इसके बाद हुआ क्या, जब उसका मूल्यांकन किया गया, अवलोकन किया गया, थोड़ा सा वो क्या था कि ओवर स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, बहुत परेशान हुए सब। हम लोग कहे कि ये पूरा ईयर बैक ले लेते 100% सही, पता नहीं कहाँ SSC का, GD का, पता नहीं कहाँ कहाँ सवाल ढूंढ ढूंढ के लाती थी और बीच में भिड़ा देती थी। तो क्लास जो है आपको मानक के अनुसार अगर कहीं कुछ गड़बड़ी मिले तुरंत बताइए। कहाँ तक चले हम लोग? फसल चक्र के सिद्धांत में लिखिएगा आप लोग, फसलों से अच्छी पैदावार लेने के समय साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी सुरक्षित रखने के लिए अभी सेंटेंस पूरा लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सुरक्षित रखने बनाए रखने के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। तो एक सिद्धांत है ये, पहला सिद्धांत देखिएगा, गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली इसका मतलब समझिएगा क्या है। इसका कहने का मतलब है जो फसल चक्र का सिद्धांत दिया गया है, इसमें कह रहा है गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों, गहरी जड़ों का मतलब समझ है जो जड़ नीचे डीप रीजन में जा रही है, सॉइल मिट्टी में कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, उसके बाद ऐसी फसल उगाई जाए कि वो जो है क्या करे, उसकी जड़ें कहाँ पर रहे, सॉइल में ऊपर की तरफ ही रहे। जैसे सरसों नहीं, देखिए
अरहर हो गया आपका, अरहर हो गया, और कौन सा सरसों बता रहे हैं, सरसों हो गई। एक मेथी होती है, जो मेथी, मेथी की भी जड़, अभी आप कभी अपने खेत में जाइएगा, उखाड़िएगा, काफी डीप रीजन में नीचे के स्तर पर जाकर के घुसी रहती है, पतली ही रहती है लेकिन नीचे तक रहती है। तो वही कह रहा है गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग, मेथी, अरहर, कपास, इसके बाद हमको क्या होना चाहिए, मटर। क्या होना चाहिए, मटर। लिखिएगा अधिक खाद वाली, हाँ दूसरा है, अधिक खाद वाली फसल के बाद कम खाद वाली फसल। ठीक है, अधिक खाद किसमें लगता है, गेहूं, आलू में कितनी खाद लगती है, आलू में कहाँ ज्यादा खाद लगती है, देखिए सिर्फ एक बार जो है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ लगाते वक्त एक बार थोड़ा सा खाद पड़ती है, इसके बाद जब उसकी मंडी बनाई जाती है तब थोड़ा सा एक बार खाद लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा खाद कहाँ पर लगती है, गेहूं और धान में लगती है। उसको गेहूं की रोपाई, धान की रोपाई करेंगे तब पर भी आपको डाई डालना पड़ेगा। इसके बाद भी 3 बार यूरिया का प्रयोग किया जाता है, लगाने के बाद 3 बार यूरिया का प्रयोग। और आपके आलू में कितना बार लगता है, वली में एक ही बार लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें क्या होता है ज्यादा मात्रा में वो दवा, मेडिसिन अलग चीज हो गई, आपकी ये जो खाद है ये अलग चीज हो गई। जी पड़ती तो ही है, अगर आपके अनुसार गेहूं हो गया, धान हो गया, ये क्या है, देखिए सबसे कम गन्ना में, इसके बाद मक्का में, इसके बाद किसमें, आलू में। अभी भी सस्पेंस है, गेहूं, गेहूं सही है, गेहूं धान के बाद गन्ना और मक्का और आलू में कम खाद लगती है। ठीक है, और देखिएगा तीसरा पॉइंट, अधिक, यहाँ पर खाद की बात की जा रही है। ठीक है, आपके अगर सीक्वेंस के अनुसार आपके बुक में लिखा गया है, आपके बुक में लिखा गया है, लेकिन हमने सोचा है कि ये भाई ये अपनी थीसिस है। अगर आप मानते हैं कि अगर गेहूं आलू में ज़्यादा मतलब उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो हमारे अनुसार जी, हाँ तो मतलब तो सीक्वेंस सही होना चाहिए ना, गेहूं और आलू के साथ में लगते हैं। अच्छा, मतलब कि गेहूं और आलू जो है तो ठीक है, अगर इसका क्रम यहाँ आता है तो यहाँ पर
आप अपने तरफ से पॉइंट बढ़ा लीजिए, कर दीजिए उसमें। आइए नेक्स्ट चलिए, अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी। अधिक पानी किसमें लगता है? धान में। कम पानी किसमें लगता है? हाँ, गेहूं में। धान के बाद मटर में कम लगता है, सरसों में कम लगता है। तीन ही एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट हैं। अगर ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो करीब 10 या 11 एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। अरे भाई, ये सिर्फ धान अधिक पानी वाला फसल है, और मटर सरसों ये सब क्या है? कम पानी वाला। धान में आपको पूरे सीजन में पानी चाहिए, लेकिन मटर और सरसों में एक बार ही भराई कर दीजिए, बस उतना। अब समझ लीजिए, वही जो आजकल की शीत ऋतु की फसलें चल रही हैं, इसमें कम पानी लगता है ना? ठंडी वाली जितनी फसलें चल रही हैं, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती चाहिए। आइए नेक्स्ट आपका आएगा कृषि। एग्रीकल्चर। डिफिनेशन लिखिएगा इसकी। भूमि को जोतकर और बीज बोकर बीज बोकर अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भाग पर चारागाह, 21% भूमि पर वन एवं
24% भूमि बंजर, शेष अन्य बिना उपयोग के। ठीक है, देखिए भैया भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग किसी 51%, 4% भूभाग किसके लिए है चारागाह, 21% भूमि पर वन है, 24% भूमि क्या है बंजर है, शेष अन्य बिना उपयोग के। ठीक है, पूरे विश्व में चावल लिख लीजिए, बंजर भूमि है। भाई उसमें किताब में लिखा गया बंजर भूमि जो होती है उसमें कम उपजाऊ होती होगी, या तो पेड़ पौधे वाले भाग तो अलग है, वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में चावल उत्पादन होता है किस कंट्री में सबसे ज्यादा होता है? कहाँ पर? अब मतलब एमपी में ज्यादा धान होता है। लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग, विश्व में चावल उत्पादन में, विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है। भारत विश्व का 21.7%, भारत विश्व का, नहीं लिख पाएगा, भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। एक लाइन चेंज करके लिखिएगा, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद, विश्व में गेहूं उत्पादन के बाद, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद लिखिएगा भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। भारत विश्व का 12% या प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का
प्रथम स्थान है, जबकि पंजाब में ज़्यादा होता है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान है। ये हो गया आपका थोड़ा सा जो आंकड़ा है। अब आइए अपने सिलेबस पर। उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व, हेडिंग बनाइएगा ये। उत्तम फसल उत्पादन के लिए उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्य। फसलों के सफल उत्पादन के लिए लिखिएगा, फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट है, सबसे पहले हल चलाकर मिट्टी को पलटना। एवं शिथिल करना जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। शिथिल का मतलब यह होता है कि जैसे आपने खेत की जुताई कर दी है, 2-3 महीने से खेत पड़ा हुआ है, खेत की जुताई कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जब वो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो एयर जो है अंदर तक क्या करेगी, इंटर कर जाएगी और वो मिट्टी क्या हो जाएगी, अपने सुचारू अवस्था में आ जाएगी। शिथिल होने का मतलब यही है। कहाँ तक पहुंचे आप लोग? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना। बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना। समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना। और पॉइंट लिखिएगा, फसल काटने के बाद
फसल काटने के बाद उचित तरीके से भंडारण करना। नेक्स्ट, सर ये क्या होता है भंडारण? भंडारण जैसे इस समय जो है आपके घर में धान की कटाई हो गई है, आप लोग उसको काट लिए, उसको थ्रेसिंग करवा लिए, इसके बाद जब अपने घर में लाएंगे तो उसको अच्छे तरह से, गांव की भाषा में बखार बोलते हैं, या तो फिर जिसके पास ज़्यादा पैदावार होती है वो एक स्टोरेज रूम बनाता है। वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें हवा, नमी न जाने पाए, है ना। और उसके अंदर डाल करके कुछ मेडिसिन डाल करके उसको क्या कर दिया जाता है, उसको सुरक्षित कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? भंडारण करना, एकत्रित करना, एक जगह पर उसको क्या कर दिया जाए, कुछ समय के लिए कलेक्ट कर दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, फसल को सूक्ष्म जीवों, कीटों, फसल को सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षा करना। एक सेंटेंस आता है कर्षण। सर पशु पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षित करना। फसल को सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा रोगों से क्या करना, सुरक्षित करना। देखिए कर्षण है क्या चीज, ये सेंटेंस पढ़े हैं आप लोग, जानकारी है। खेत की जुताई से लेकर के और उसमें काटने तक की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कर्षण कहेंगे। उसमें आपका आ जाएगा, खेत की जुताई हो जाएगी, उसमें पाटा मारना, फिर सीड बोना, है ना, कटाई करना, थ्रेसिंग करना, सभी प्रोसेस क्या हो जाएंगे, कर्षण के अंतर्गत आएंगे। लिखेंगे कैसे, तो लिखिएगा इसको, जुताई हेतु खेती की तैयारी से लेकर जुताई हेतु खेती की तैयारी से लेकर फसल काटने तक सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं। बच्चा जानता तो सब कुछ है, लेकिन ऐन मौके पर जब अगर परीक्षा में आ गया, अगर कह दिया कि आप इसमें 25 शब्द लिखिए, तो उस समय क्या होता है, शब्द आपके पास नहीं रहते। अब उसमें सोचने में क्या होता है, समय चला जाता है, परेशानियां होती हैं एग्जाम पीरियड में। जब आप तथ्य को नहीं सुने रहेंगे, नहीं जाने रहेंगे, है तो आसान ही, हर एक चीज आसान है, खेती भी आसान है, आपका फसल भी आसान है, हर एक सेंटेंस आपके इजी अवे में है। बट जब आप लिखेंगे, जब एग्जाम में आप बैठे रहेंगे, तो उस समय क्या होता है, सेंटेंस थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है। जैसे लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, भूमि की जुताई करना, जैसे भूमि की जुताई करना, पाटा देना, भूमि की जुताई करना, पाटा देना। पाटा देना लोग समझ लेते हैं, जो एक लकड़ी का बना हुआ ट्रैक्टर के पीछे डाल करके उस पर बैठ करके उसको बोलते हैं, हेंगा बोलते होंगे या कुछ बोलते हैं,
जो जिससे खेत को समतल बनाया जाता है उसी को निराई गुड़ाई करना, यही सेंटेंस है। देखिए मतलब कि अगर एग्जैक्ट आप यही सब सेंटेंस लिखेंगे तो एग्जामिनर देखेगा तो तुरंत उठा नंबर दे देगा। अब दूसरा सेंटेंस ला करके ढोक करके जबरदस्ती घुसा देंगे ना तो फिर क्या होगा। यही एक परीक्षा बीटीसी की है कि एक एक अक्षर पढ़ करके कॉपी क्या की जाती है, चेक की जाती है। अच्छे मैथ वाले 1 नंबर पाए हैं, 1 नंबर 3 नंबर तक देखिए 5 नंबर पाए। साइंस में 11 नंबर पाए लेकिन 12वां नंबर नहीं पाए। ये हाई स्कूल इंटर करके दयालु टीचर नहीं है कि चलो यार 11 पाया है बच्चा, बहुत मेहनत किया है, इसको 1 नंबर दे करके पास कर दे। स्कूटनिंग होती है ना, बहुत लोग फार्म भरते हैं लेकिन क्या होता है कभी नंबर बढ़ता नहीं है। अगर ज़्यादा चैलेंज करेंगे तो स्कूल 11 का आ जाएगा 9। ये परीक्षा बहुत जबरदस्त है, इसकी काफ़ी बहुत ही, अगर मान लीजिए इधर समांतर चला गया आपका, इधर आगरा मथुरा मेरठ, तो जान लीजिए बहुत कड़ाई से काफ़ी होती है। अगर अपने इधर पूर्वांचल साइड जाते हैं तब पर भी कुछ सहानुभूति होती है, लेकिन उधर गया तो सेम टू सेम जितना आपने लिखा उतने नंबर पाएंगे। कहाँ तक पहुँचे? निराई गुड़ाई करना, कटाई करना, पुसाई करना आदि। ये एकदम सही तथ्य मांगता है, एकदम ये नहीं आप बहकाइए नहीं, जितना मूल होता है। अगर 10 शब्द बोला है तो 10 ही शब्द में उसको उत्तर देकर हटा दीजिए। ये नहीं कि पूरा जो है वो लिखेंगे आप इतिहास, उसको इतिहास नहीं चाहिए। अगर सही कंटेंट लिख दिए हैं, मैथ की तरह 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको पूरा दे देंगे। अब नहीं लिखे हैं तो वहीं पर काट कर देता है। एक पॉइंट हो गया आपका। तो अब देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे थे, कृषि। कृषि में भैया देखिए अभी तक आप आउटलाइन देखिए कृषि का क्या क्या होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे जुताई ना, इसके बाद बुआई है, इसके बाद क्या है सिंचाई है। इतने सारे सेंटेंस को हमको पढ़ना है अभी और कृषि में कि कैसे हमको हल चलाना चाहिए। अभी तक बुक में जो है बैलों वाली बात कही गई है। बैलों का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे यहाँ बैल से जुताई होती थी उसके बारे में बताया गया है कि जुताई कैसे किया जाए खेत को, है ना। मतलब कि कैसे हल पकड़ना चाहिए, कैसे सीधा रखना चाहिए, कैसे मिट्टी बाहर से अंदर की तरफ आती है, अंदर से बाहर की तरफ जाती है। फिर उसको क्या करते हैं, उसको कियारी जानते हैं ना आप लोग। जैसे कोई खेत है, इस खेत को कई टुकड़ों में बांट करके भी इसकी जुताई किया जाए, ये सब जुताई के अंतर्गत आएंगी। और हल द्वारा आप जुताई कर रहे हैं तो एक खेत को कम से कम 16 से 18 बार क्या करेंगे, जुताई करेंगे, तब जाकर के वो क्या होगा, फसल बोने योग्य होगा। बात समझ रहे नहीं आप? ये पढ़ने के लिए लगभग 1 लेक्चर की जरूरत है जुताई में। और वही हाल बुआई की भी है। भाई बुआई करेंगे तो अच्छे सीड का चयन करेंगे, बीज का चयन करेंगे, कहीं जो है वो रोग ग्रसित तो नहीं है सीड। मान लीजिए आप खेत की बुआई करने जा रहे हैं, या आप एक फार्मर हैं, आप एक किसान हैं, आपको हम जो है आपको सीड दे दिए, ले जाओ भैया 10 kg आपका सुबह बो देना। क्या करेंगे आप? मान लीजिए हम जो है फ्रॉड दुकानदार हैं, आपको कहीं से सड़ा गला ले आ दे दिए, तो किसान की भी जिम्मेदारी बनती है चेक करना कि भाई हमारा सीड सही है कि नहीं। चेक करके ही तो बोएंगे ना, साल भर की खेती हो ऐसे थोड़ी ना बोएंगे, उसको देखकर बोएंगे अच्छे से। देखेंगे तो क्या परखेंगे आप? सर जो लोग मतलब खेती करते रहते हैं वैसे पता चल जाता है कि फसल अच्छी है, जो लाए हैं बीज बोने के लिए। देखिए अगर मान लीजिए आप अनभिज्ञ हैं, आप अनजान हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, अननोन है आप, क्या करिए, सीड को ले लीजिए, 1 बाल्टी पानी ले लीजिए,
उसी में ये केजी डाल दीजिए। जो अच्छी किस्म का होगा, जो अच्छी नस्ल का होगा, वो तलीय स्तर पर बैठ जाएगा। और जो अगर खोखला होगा, डुप्लीकेट होगा, या फिर उसमें जो है घुन वगैरह लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। अभी ये जो हम लोगों का बुआई चल रही है तो मिलता है ना, इसका एक स्थान होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोदाम। गवर्नमेंट की तरफ से नया संकरण करा करके नया बीज आता है, मतलब समझ रहे हैं नहीं? जो इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अपने यहाँ की जो प्रजाति है दूसरे यहाँ की प्रजाति से क्या करेंगे, क्रॉस करवा करके, हाइब्रिडाइजेशन करवा करके उसको नए सीड के तौर पर उसको पैदा करके अपने यहाँ मार्केट में बेचा जाता है, जिससे क्या हो, अच्छी बारी वाली पैदावार हो, है ना, अच्छे किस्म की हो, अच्छे नस्ल की हो। आजकल तो बहुत अभी न्यूज में आ रहा था कि कोई एक ऐसा फैक्ट्री लगाया था, वहां पर डीएपी अपने यहाँ बना रहा था, अपने घर में अपने ही गोदाम में बना रहा था। उसमें क्या कर रहे थे लोग, डीएपी का बोरी बनवा करके अपने यहाँ गोदाम में ला करके आधा उसमें कंक्रीट डाल करके ऊपर से 2-4-6 किलो वो डीएपी डाल करके उसको पैकिंग करके बेचवा रहे हैं। कितने में, 1800 रुपया का 50 किलो। कितना धोखाधड़ी हो रहा है। किसान ले जाएगा अपने खेत में, उसको क्या करेगा, बो देगा, पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो किसान को भी क्या चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, एक्टिवेट रहना चाहिए। ये नहीं कि आंख मूंद के गए और लेकर चले आए, अपना लगा दिए, पता लगा कि भाई 6 महीने की खेती, सब क्या हो गया। तो लिखिएगा जुताई में एक लाइन लिखिए आप लोग। हाँ पढ़ाएंगे बस 5 मिनट हम और पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको बरौत जाना है। चलिए लिखिए, भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम किस्म की फसल प्राप्त होगी। जितनी ही जुताई होगी उतनी ही उत्तम किस्म की फसल प्राप्त होगी। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा सकता है। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा सकता है। लिखिएगा उसमें, जुताई का मुख्य उद्देश्य, जुताई का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को मुलायम करना, मिट्टी को मुलायम करना,
ताकि उनमें वायु, गर्मी और सर्दी का भली भांति आवागमन हो सके। भली भांति आवागमन हो सके और वह पानी सोख कर संचित कर सके चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जुताई की विधियां। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?